बात कर लेते हैं पाक अफगान कशीदगी के हवाले से। तो इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी हो गई है और दोनों ममालिक के दरमियान दोहा में कतर और तुर्की की सालिसी में मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें दोनों ममालिक ने आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर इत्तेफाक कर लिया है। जी बिल्कुल। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे की तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करें और अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद हो। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मुआहदे को दुरुस्त समत में उठाया और कहा कि पहला मुस्बत कदम इसको करार दिया जा रहा है और ये भी वाज़ेह किया है कि अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के सद्देबाब के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात पर अमल दरामद नागुज़ीर है और आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के क़याम पर भी बात होगी। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मुज़ाकरात में पाकिस्तान का सबसे अहम मुतालबा मान लिया गया और अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बंद करने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करके मुआहदा किया। अफवाज पाकिस्तान के ज़मीनी इक़दाम के बाद अफगान तालिबान पीछे हटे और मुआहदे पर मजबूर हुए। 25 अक्टूबर को तुर्की के शहर इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद की दोबारा मुलाकात तय की गई है और मुआहदे से सबसे ज़्यादा भारत को हुई, जिसकी साजिशें नाकाम हो गई हैं। इसी मुआहदे को लेकर भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। जी बिल्कुल। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो कहिएगा, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर मुआहदा तय पा गया, ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है और ये खित्ते के अमन के लिए कितनी बड़ी पेशरफ्त है? बहुत शुक्रिया माहम और रुज़ैर आपका, आपने इनवाइट किया और वाकई ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और कुछ दिन पहले मैं अर्ज़ कर रहा था आपके प्रोग्राम पर भी कि ये हमारा चॉइस नहीं था कि हम ये आर्म्ड स्ट्राइक करें अफ़गानिस्तान में या उन भाइयों दोस्तों के ख़िलाफ़ जिनके साथ हमारा 40 साल से इतना लगाव का रिश्ता रहा है। और लेकिन ज़ाहिर है बीच में हिंदुस्तान आ गया और पहले भी मैंने कहा वो इतने बड़े पैकेज जिसको कहते हैं अफ़गानिस्तान के जो हुकूमत है उसको तो ये लफ्ज़ ठीक लगेगा, इतना इंटेंस किस्म की उन्होंने सपोर्ट ऑफ़र की, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्बुलेंसें और ज़ाहिर है कैश और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र की, जिसकी वजह से ऑल टुगेदर माहौल हमारे ख़िलाफ़ हो गया। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के वही फॉरेन मिनिस्टर जो बचपन से लेकर 9 साल की उम्र से लेकर जवानी तक पाकिस्तान में रहे और फिर बाद तालिबान की हुकूमत की पहली हुकूमत का हिस्सा बने 1996 में, उनको भी लगा कि ये जो बजाय ये दूसरे वतन का साथ देते जिसने उनको हाउस किया था, बड़ा किया था, जवान किया था और अपनी स्ट्रगल के लिए सपोर्ट किया था जो उससे लड़ रहे थे, वो उन्होंने हिंदुस्तान के साथ लॉयल्टी कर ली। सबसे बड़ा खतरनाक एलिमेंट वही था जो आपने जिक्र किया कि हिंदुस्तान नहीं चाहता था कि ये अंडरस्टैंडिंग या एक कोऑपरेशन डेवलप हो, क्योंकि जितनी टेंशन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर रहेगी, हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पर उतना ही कंफर्टेबल रहेगा। हमारे पास उतने बिना में रिसोर्सेज ही हैं ट्रेडिशनली कि हम उसको पैसों के मुकाबले में हिंदुस्तान से मुकाबला कर सकें। हमने जिस चीज़ से मुकाबला किया है वो कीमत हमने चुकाई, या कीमत हमने डिक्लेयर की अफगान तालिबान को कि अगर आप हमारे खिलाफ ये करेंगे और हम ये कुछ आपके खिलाफ करेंगे। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने एक प्यूनिटिव पनिशमेंट की स्ट्राइक की और इतनी ज़्यादा कॉस्ट, जिसको मैं हिंदुस्तान के मुकाबले में भी कहता था, मई के महीने में एक लफ्ज़ यूज़ करता था कि हमने प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की उन पर कि अगर आप हमारे खिलाफ आएंगे तो हमारी ये काबिलियत है और ये सलाहियत है और ये हमारा हौसला है। दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं माहम और रुज़ैर, आप मेरे ख्याल समझ रहे होंगे इस बात को। एक आपका हौसला चाहिए होता है, लेकिन उससे पहले आपकी काबिलियत होती है। काबिलियत बहुत मुल्कों के पास होती है, हौसला कम होता है। मई के महीने में देखिए हिंदुस्तान की काबिलियत हमसे 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन जहां हौसला आता है वो आपकी कमजोरी को या कम काबिलियत जो होती है उसको कवर कर लेता है। लेकिन ये कभी नहीं होता कि आप में हौसला ना हो और आपकी काबिलियत को कवर कर ले, वो ऑपोजिट नहीं होता। यानी हौसला जो होता है वो कंपनसेट कर सकता है, काबिलियत आपके हौसले को कम सपोर्ट नहीं कर सकती। तो हमने दिखाया मई महीने में अल्हम्दुलिल्लाह यही अब हमने दिखाया। ये मिस कैलकुलेशन की थी तालिबान ने और उसके पीछे भी सपोर्ट यही थी। हिंदुस्तान ने उनको कहा था कि हम जो हाजिर हैं हम हर चीज देंगे, लेकिन ये भूल गए कि उसका बॉर्डर नहीं मिलता। बिल्कुल सब चीज़ देंगे लेकिन हौसला जो है वो कहाँ से लाएंगे? खालिद साहब, एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान के जो ज़मीनी इक़दाम हैं, यानी पाकिस्तान ने पहले जो है वो पोजीशन स्ट्रॉन्ग की, जवाबी जो काउंटर अटैक है वो अफगानिस्तान पे करके
और फिर जब अफगानिस्तान घुटनों पे आया, फिर जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर पाकिस्तान आया और मुआहदे पर मजबूर हुआ अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी और ये कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, इसको भी ज़रा बयान कीजिएगा। जी, ये बिल्कुल देखिए, हमारे पास चॉइस कोई नहीं रह गई थी। अक्सर मैं कहता हूँ कि ये दुनिया में हमें पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस को, मैं अपना एज ए फाइटर पायलट आपको बता सकता हूँ कि मेरे 35 साल करियर का सबसे मुश्किल वक्त वो था जब एक नौजवान फाइटर पायलट शहीद हुआ। हम उसका डेड बॉडी या जनाजा लेकर उसके जब घर गए तो उसकी वालदा को, बहन को और भाई को जो आप रैप की हुई बॉडी पाकिस्तान के झंडे में हवाले करते हैं, वो आपके करियर का सबसे मुश्किल लम्हा होता है। क्योंकि वो सवाल उठ रहे होते हैं, जब वो पूछते नहीं है, वो सवाल उठ रहे होते हैं कि मेरा 21 साल का बच्चा, मैंने तो आपको चलता फिरता हवाले किया था और आपने पाकिस्तान के झंडे में वापस किया है। ये जवाब देना उन आंखों को जो ज़ाहिर नमदार होती हैं, उनको देना बड़ा मुश्किल होता है। और यही हमारे पर हो रहा था। रोजाना की बुनियाद पर जनाजे उठ रहे थे, फैमिलीज कीमत दे रही थी। इसको उस वक्त भी मैंने सजेस्ट किया था कि टैक्टफुली हमें इंडिया को खामोश कराने के लिए एंगेज करके एक, जिसको कहते हैं ना, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमें ये डील करनी चाहिए, एग्रीमेंट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि हो गया ये, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट वही थी। एक और हिंदुस्तान शायद मुश्किल पेश आई, वो आपके व्यूअर्स को आइडिया मैं देता चलूं, वो था चाबहार पोर्ट का। पहले ट्रेडिशनल चाबहार पोर्ट हिंदुस्तान के पास थी, वहां से ईरान के रास्ते निकलना, अफगानिस्तान की तरफ सपोर्ट पहुंचाना बहुत आसान लगता था हिंदुस्तान को। कुदरत का करना आपके सामने ऐसा हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस पर बंद कर दी डेवलपमेंट, उसको बंद कर दिया इंडिया के लिए, जिसकी वजह से एक नई इशू हिंदुस्तान के लिए ये आई थी कि मदद कहाँ से दे। उन्होंने कोशिश पूरी की है उनको मोटिवेटेड रखने की और इंसेंटिव बहुत ज्यादा देने की, लेकिन ये बहुत अच्छी हमारे हक में हुई है बात, क्योंकि हमने इसको लाए हैं कंक्लूड करके अपने रिजॉल्व, और अपने जो हमने मैसिव डिस्ट्रक्शन की है, और वो फोकस थी बाय द वे। और आखिरी एक जुमला जरूर बोलता चलूं, अगर आप पूछेंगे इसको, तो एक और प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान निहत्ते शहरियों को भी टारगेट कर रहा है, या औरतों को, और परसों ये था कि कुछ क्रिकेटर मारे गए उनके। तो मैंने कंफर्म किया है अल्हम्दुलिल्लाह कल एयर हेडक्वार्टर की टॉप लीडरशिप से पाक फिजाइया की, तो उन्होंने कहा कि हमने मैसिव, जिसको कहते हैं ना, पेट्रोलिंग करके, सर्वेलेंस करके, डाटा डेवलप करके और गैदरिंग करके सारी इंफॉर्मेशन टारगेट करते हैं। हम इंपल्सिव किसी को टारगेट नहीं किया हमने, और एक एक टारगेट चुनकर वेरीफाई होता है, और 100 टारगेट जब हमें मिलते हैं तो शायद 5 या 10 क्लियर होते हैं अटैक के लिए, जो 100% वेरीफाई हो चुके होते हैं। ये भी मैं समझा क्लियर करता चलूं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा खालिद साहब, जैसे दोहा में मुज़ाकरात के बाद हम देख रहे हैं कि अब मामला थोड़ा बेहतर भी हो गया है, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुस्तकिल अमन कायम हो जाएगा, कि अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो सकती है या नहीं हो सकती, अभी भी चांसेस हैं? देखिए माहम, पूरी तरह 100% तो उनके कंट्रोल में भी नहीं है, और वो 100% करना भी नहीं चाहती जो तालिबान। यहाँ पे 2 सेगमेंट है, एक है TTA तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, और एक है TTP। जो A है और P है, उनके दरमियान एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है, क्योंकि उन दोनों का सर्वाइवल है ही सिर्फ वॉर फाइटिंग के ऊपर। एक बात तो ये जिससे बेहतरी की उम्मीद नजर आती है, वो ये है कि 70% जो ट्रेड है जो अफगानिस्तान का, वो पाकिस्तान के रास्ते से है। अब जब से हमने ये ट्रेड रोका है, सैकड़ों ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं, वो डेस्परेशन है कि उनकी फूड सप्लाई शॉर्ट हो सकती है, मेडिसिन सप्लाई हो सकती है, जो अनाज या खुराक है वो शॉर्ट हो सकती है। तो ये सारा कुछ हमारे पे उनकी डिपेंडेंसी थी, जो शायद हमने याद कराई होगी दोहा में उनको, कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये बंद रखेंगे, और आपके कोई रूट, और खासतौर पर चाबहार का मैंने जिक्र किया, वो आप आराम से अब वो यूज भी नहीं कर सकेंगे, हिंदुस्तान आपकी मदद नहीं कर सकेगा। नॉर्थ के एरियाज में जो इनके साथ कनेक्शन है वो बहुत हार्ड एरियाज हैं, और टेरेन इतनी फेवरेबल ही नहीं है ट्रांसपोर्ट या गुड्स के लिए, तो सिर्फ पाकिस्तान एक ऑप्शन बचता था। मेरा ख्याल है गुड सेंस इज प्रिवेल्ड, और आइंदा भी उनको समझ आती रहे कि ये डिपेंडेंसी है। ये जैसे मैंने कहा, ये दुनिया में कैरेट और स्टिक चलता है, उन्होंने सिर्फ इसको कैरेट ही समझा था, स्टिक वाला ऑप्शन शायद हमने कभी दिखाया नहीं था, वो पहली दफा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन काम कर गई है, अल्लाह करे चलती रहे। सही, बिल्कुल। खालिद साहब, जंगबंदी कितनी पायदार है, इसको लेकर तो सवालात हैं। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान तालिबान रजीम भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से क्या रोक पाएगी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम उन पर अब डिपेंडेंट ही नहीं रहे। हमने ये बता दिया है कि आपका एक एक टारगेट हमारे सर्वेलेंस की नजर में है, एक एक टारगेट हम आपका स्कैन करते हैं और मॉनिटर कर रहे हैं 24 घंटे। और स्पेशली वो एरियाज जो आपके जो हाइड आउट्स हैं, जो उन्होंने बंकर बनाए हैं, जो बड़े बड़े जिसको कहते हैं ना हाइडिंग प्लेसेस बनाई हैं, वो हमारी अब नजर में है। हमने उनको न्यूट्रलाइज भी किया है, अब कंटिन्यूसली हम उनकी नजर भी रख रहे हैं उनके डेवलपमेंट की। और
और हम चांस दे रहे हैं अफगानिस्तान को कि दोबारा आप मैनेज करें अपनी चीजें, लेकिन बदकिस्मती से जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कई दफा कि उनका जो सर्वाइवल है वो वॉर फाइटिंग पर है। उनको कुछ आता नहीं है, ना उनकी इंडस्ट्री है, ना उनका कोई टेक्सटाइल है, ना कोई उनकी टेक्नोलॉजी उनके पास है कोई ऐसी जो एक्सपोर्ट कर सके और पैसे कमा सके। उनका है ही यही वॉर फाइटिंग में। वो कभी कहते हैं कि आप इतने दे दे तो आपके बिहाफ पे लड़ पड़ते हैं, और अगर कोई और दे देगा तो उसके बिहाफ पे लड़ पड़ेंगे वो। लेकिन अब हमने चॉइस करटेल कर दी है उनकी। हमने ये चॉइस करटेल कर दी है कि या आप खुद करें या फिर हमें करने दें, और उम्मीद है कि वो खुद करें, लेकिन 100% फूल प्रूफ हो जाएगा वो मैं नहीं समझता। तो खालिद साहब, जो माल पानी इंडिया से पकड़ा है, फिर अफगानिस्तान उन्हें जाके कहेगा कि जनाब हमारे बस का रोग नहीं है, ये आप जाने, आपका काम जाने। देखिए उज़ैर, ये कंटिन्यूस जिसको कहते हैं ना वॉर ऑफ नर्व्स होती है। कभी से इस दफा हमने उनको डिक्टेट करवा दिया। अब आई एम श्योर इंडिया चाहेगा कि कोई और इतना बड़ा इंसेंटिव कर दे उनके लिए खड़ा उनके सामने जिसको वो इनकार ना कर सके। तो लेकिन हमने प्रोहिबिटिव कॉस्ट जितनी इम्पोज की है वो उनको नजर आ रही है। देखिए एक और हमें ज़हन में रखना चाहिए कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो पहले ही अनपॉपुलर है, और ये जो ग्रुप है इस वक्त इनका, जो इनके लीडर हैं स्पिरिचुअल, और जिनके डिप्टी मिनिस्टर हैं, और जिनके फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर भी हैं मुल्ला उमर के बेटे, वो सारे कंधार बेस्ड हैं। तो कंधार से जाकर इन्होंने काबुल पर काबिज हुए हैं। अब काबुल में और बड़े शहरों में बहुत ज्यादा लोग इनकी फेवर में पहले ही नहीं थे। इनको ये भी मुश्किल पेश आ रही है कि ये ना हो कि हम अगर इनको पाकिस्तान ज्यादा हिट आउट करे तो हमारे खिलाफ ये कुछ ग्रुप खड़े होकर हमें ही टॉपल कर दें। तो आई थिंक उनकी एक ऑब्लिगेशन भी है कि हम एक ऐसा माहौल ना इतना अपने खिलाफ बनने दें कि पाकिस्तान को एक फैसिलिटेशन करने में किसी को मदद हो, या पाकिस्तान की सहूलत के बगैर ही कोई और ग्रुप इकट्ठे होकर हमें टॉपल ना कर दे। तो आई थिंक उनका मैटर ऑफ सर्वाइवल भी है उनके लिए। मैटर ऑफ सर्वाइवल इनका तो है, लेकिन भारत पर फिर भी एतमाद नहीं किया जा सकता। भारत कुछ ना कुछ कर ही सकता है। खालिद साहब, इससे पहले भी हमने अफगान तालिबान अमेरिका के साथ दोहा मुआहदा कर चुका है, देखा है, मगर इस पर अमल दरामद के हवाले से खिलाफ वर्जियाँ भी सामने आ रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार अफगान तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है? और जैसे आपने भी कहा कि इनके लिए मैटर ऑफ सर्वाइवर है, तो उसके बाद अब अगर भारत बाज ना आए तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है? देखिए उनको रियलाइज कराने की जरूरत है कि आपने उस मोड से निकलना है। देखिए मैं 3-4 ऑक्यूपाई करने के बाद एक कमेंट करना चाहूंगा। देखिए जब से ये बल्कि रिसेंट हिस्ट्री पे जाते हैं, पुरानी पे नहीं जाते। ट्रेडिशनली सिर्फ 150-200 साल पहले भी जाए ना तो यहाँ से लोग इन्वेड करके हिंदुस्तान आते थे। मुगलों के जमाने में भी आते थे, सिखों की जब हुकूमत थी तब भी आते थे। वो आकर इन्वेड करते थे, लूटते थे सोना पैसा जवाहरात और वापस ले जाते थे, और कुछ अरसा निकालते थे फिर आ जाते थे। तो ऑन द लाइटर नोट में एक सुनी बड़ों से, वो बड़ा लाइटर नोट पे आपको सुबह सुबह, क्योंकि मुश्किल बातें मैं कर रहा हूँ, वो कहते थे उस जमाने में एक जुमला मशहूर था पंजाब में, जब ये सिखों के खिलाफ भी स्ट्रगल होती थी, वो कहते थे खादा पीता माइये दा, खादा पीता लाइये दा, बाकी सारा शाही दा। यानी अहमद शाह अब्दाली को शाहिया कहते थे, यानी वो सब अगर हमने जो खा लिया वो तो हमारा है, बाकी शाहिया लूट लेगा आके। यानी इस हद तक खौफ था उसका। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके बाद सोवियत यूनियन ने कब्जा किया, उन्होंने अफगानिस्तान में बहुत एयर बेसिस बनाए, क्योंकि उनकी एयरफोर्स बहुत बड़ी थी, हर जगह उन्होंने हेलीकॉप्टर वो बनाया। अमेरिकन आए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बिल्ड किया, नेटवर्क किया, पुलिस किया, और टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत लाई जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। ब्रिटिश जब आए थे 200 साल पहले तो उन्होंने रोड नेटवर्क दिया था। तो ये हमेशा दूसरे ही जाकर इनका भला करते आए हैं, फिर ये उन्हीं के खिलाफ स्ट्रगल करते रहे हैं, फिर उन्हीं को निकाल देते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग रहा है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल महकूम रहे हैं, और दावा इस तरह से करते हैं कि कभी उन्होंने जनाब सर नहीं झुकाया किसी के आगे, लेकिन तारीख जो है वो सबके सामने, कुछ और आक आपने भी पलटे हैं। खालिद साहब, सर अगर हम देखें तो भारत को बड़ी मायूसी हुई है इस मुआहदे को लेकर, और दिवाली के मौके पर ये जो मुआहदा पटाखों का काम कर रहा है इंडिया के अंदर, देखा जाए तो ये जो सालिस ममालिक हैं इस पर भी कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ ये जो सालिस ममालिक हैं तुर्की और कतर, ये किस तरह से पाबंद कर सकते हैं अफगानिस्तान को इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करने और इसकी पासदारी करने? देखिए उज़ैर, यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं तकरीबन 18-19 है, लेकिन 5-6 बहुत स्ट्रांग है तालिबान के मुख्तलिफ सेक्शन, नाम कोई भी दे लें उनको ग्रुप कहते हैं। ये चाहे हकानी ग्रुप कहें, ये सब के सब मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ एफिलिएशन रखते हैं। अब मैं इस पर नहीं कमेंट करना चाहता वो फंडिंग कितनी करते हैं, उसमें हमारे मिडल ईस्ट के दोस्त भी शामिल हैं, उनका इन्फ्लुएंस भी है इनके ऊपर, और ये फॉलोअरशिप भी करते हैं। सऊदी अरब का बहुत इन्फ्लुएंस है, कतर का बहुत इन्फ्लुएंस है, तुर्की का हमारे पर बहुत मोहब्बत और शफकत और दोस्ती का एक असर है हमारे ऊपर, इसलिए वो तुर्की आया, जिसको मैं बहुत ट्रिब्यूट करता हूँ, जाहिर है। तो ये दो मुल्क जो थे ये बहुत अच्छे स्टेक होल्डर थे। तुर्की एक किस्म का हमारा सिंपथाइजर ज्यादा है, कतर की एसोसिएशन या एफिलिएशन एक ग्रुप से बहुत स्ट्रांग है वहां पर।
तो वो जब आए हैं मेज़ पर तो उनका बहुत ज़्यादा माना भी जाता है। ये बहुत अच्छा हुआ है कि उन्होंने हमारे दोस्ती में, ज़ाहिर है कोई भी कतर हमें भी डिस्टेबलाइज होता नहीं देख सकता था। जी। जैसे मैंने कहा कि हमने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अब क्लोज की थी फायरिंग, और जो सीज फायर हुआ था वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हुआ था, हमने बता दिया था। आम तौर पर एक चीज याद रखिएगा कि जब कोई ऑफेंस में बहुत स्ट्रांग जा रहा हो तो वो सीज फायर नहीं करता। यानी आप जब मार रहे होते हैं आपको पता होता है दुश्मन रीग्रुप कर लेगा, वो अपना असला दोबारा ले जी। आएगा, छुपा देंगे अपनी लीडरशिप को, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। तो जो उनका एडवांटेजेस पोजीशन पे होता है वो सीज फायर नहीं करता। जी। पाकिस्तान ने फिर भी बड़ा दिल दिखाकर सीज फायर किया कि जी। लोग ये ना कहें, हुकूमत ना कहे, हमारे जो तुर्की और कतर के दोस्त हैं वो ये ना कहने कि जी आप बंदी नहीं कर रहे। जी। कैपेबिलिटी वाइज हमें नहीं रुकना चाहिए था, टेक्निकल ग्राउंड्स के, मैं मिलिट्री स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमने अगेंस्ट मिलिट्री स्ट्रैटेजी काम किया जी। कि नहीं, हमें बड़ा बनना चाहिए। अगर वो मुल्क हमारे साथ दोस्ती में भाई आना चाहते हैं तो टेबल पर बैठ जाएं। ये देखिए सही। 2 दिन के बाद अगर ये कंटिन्यू होता तो ये हमारे लिए नेगेटिव था कि उन्होंने अपनी लीडरशिप को रीलोकेट कर लेना था, अपने एसेट्स को 2 दिनों में निकाल लेना था, रीलोकेट कर लेना था, लेकिन सही। फिर भी हम सारे उन पर नजर रखे हुए थे थ्रू आउट। यकीनन फाइनली एक अच्छा मुआहिदा हुआ है। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का, और इस मुआहिदे से अब देखें अमन ही अमन होगा होपफुली, जो हम सूरत हाल देख रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान रजीम पर अभी भी कुछ ना कुछ शकूक शुबहात हैं, क्योंकि पीछे जो है वो भारत है, और भारत से हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। और यस, अभी देखिए, इस जब मुआहिदे आपने से